हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है बच्चों आप सभी का ऑन दिस ब्रांड यूट्यूब चैनल ऑफ वेदांतो। मेरा नाम है विशाल और आगे हम रखने आप सभी का ख्याल, लेकिन किसका? फिजिक्स का। तो कैसे बच्चों आप सभी लोग? बहुत दिनों के बाद आप सभी लोग मुझे इस चैनल पे देख रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, आगे मैं फिर से आप सभी के लिए लेकर के कंप्लीट 1 आवर सीरीज, जिसमें कि बच्चों हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट चैप्टर का डिस्कशन करते हैं इन 1 आवर। स्पीड थोड़ी सी फास्ट रहती है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको आप एक तरीके से रिवीजन के रूप में लेकर समझना है और हाई लेवल कंटेंट और हाई लेवल डेफिनेशन, हाई लेवल फॉर्मूले सब कुछ डिस्कशन करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सीरीज में। तो फटाफट सभी लोग ज्वाइन कर देंगे और सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आज का चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। ठीक है, जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं सो मैं उनको बता देता हूं। सो माय नेम इज विशाल एंड आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम आईआईटी मंडी और पिछले 2-2.5 सालों से मैं जेईई और नीट के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। सो दिस इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन बच्चों, और भी कहानियां हैं लेकिन बाद में डिस्कस करेंगे। चलो हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक फ्लूइड मैकेनिक्स। राइट, व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों फ्लूइड क्या है, उसके बाद हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करेंगे। ठीक है, तो फ्लूइड क्या होता है बच्चों, है ना? तो फ्लूइड क्या होता है बच्चों? फ्लूइड जो आप लोग समझते हैं लिक्विड प्लस गैस को मिला करके हम लोग कहते हैं बच्चों फ्लूइड कहते हैं। राइट, जिनका वॉल्यूम जो होता है बच्चों वो फिक्स नहीं होता है ना, जिस बर्तन में आप लोग डाल देंगे उसी बर्तन का शेप ले लेता है, यानी कि वॉल्यूम उसका फिक्स नहीं है। एज कंपेयर टू सॉलिड्स की अगर बात करें बच्चों, तो सॉलिड्स का वॉल्यूम जो होता है फिक्स होता है, क्योंकि भैया उसको आप कहीं भी रखिए, जैसे एक पत्थर है उसको तुम किसी बर्तन में रखो या फिर किसी टैंक में रखो, वो पत्थर उसी शेप का रहेगा, उसका शेप चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन फ्लूइड की बात कर लेते हैं बच्चों। फ्लूइड इंक्लूड किसको इंक्लूड करता है बच्चों? लिक्विड को, गैसेस को, ब्लड को, प्लाज्मा को, एक्सेट्रा, जो भी आप लोग देखते हैं, all of this comes under fluid. Right, this is fluid. Now what is fluid mechanics? So fluid mechanics is the study of fluid, स्टडी ऑफ द फ्लूइड बिहेवियर एट रेस्ट एंड मोशन। राइट, तो फ्लूइड का बिहेवियर कैसा होता है? राइट, चैप्टर का नाम ही क्या बच्चों? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। राइट, तो फ्लूइड्स का कैसा बिहेवियर रहता है जब फ्लूइड रेस्ट पे है, यानी कि एक बर्तन में आपने फ्लूइड को रख लिया है। फ्लूइड मतलब जनरली हम लोग पानी से नहीं समझेंगे, फ्लूइड कुछ भी हो सकता है। राइट, लेकिन हम लोग मैक्सिमम ऑफ द कैलकुलेशन में या फिर मैक्सिमम ऑफ द न्यूमेरिकल में अपने को पानी दिया रहता है। राइट, अदरवाइज अगर कुछ दूसरा दिया रहेगा तो बच्चों उसका डेंसिटी वगैरह या फिर उसका अदर स्पेसिफिकेशन आपको मेंशन कर दिए जाएंगे। राइट, चलो, तो फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब क्या समझे बच्चों? फ्लूइड जब रेस्ट पे है, राइट, एक बर्तन में रख दिया, या फिर जब फ्लूइड मोशन में है, जैसे कि आपने वो पेट्रोल डीजल वाली एक टैंक देखा होगा, राइट, है ना, वो ट्रक रहता है जिसमें कि पीछे क्या रखा रहता है बच्चों? उस टैंक में पेट्रोल डीजल भरा रहता है। तो भाई उस समय उस कंडीशन में क्या है बच्चों? फ्लूइड जो है वो मोशन में है। राइट, तो उस फ्लूइड जब मोशन में है और जब फ्लूइड रेस्ट पे है तो उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज रहने वाले हैं? राइट, उसका कैसा बिहेवियर रहने वाला है, उसकी डेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, राइट, उसका सरफेस टेंशन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसकी विस्कोसिटी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, या फिर उसका एक्सेलरेशन, उसका शेप कैसा होने वाला है। Anything, everything will going to discuss in this chapter of fluid mechanics. समझ में आ गया पूरी कहानी? राइट, तो फ्लूइड बच्चों दो कंडीशन में हो सकता है। फ्लूइड मैकेनिक्स को हम लोग 2 पार्ट में स्टडी करते हैं। फ्लूइड व्हेन इट इज एट स्टैटिक पोजीशन, यानी कि फ्लूइड इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि जब वेलोसिटी क्या रहती है? शून्य रहती है। राइट, और जब बच्चों फ्लूइड जब किस में रहता है? मोशन में रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्लूइड डायनामिक्स, और जहां पे वेलोसिटी जो रहती है शून्य नहीं रहती है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स। समझ में आ गया बात? क्लियर है? फ्लूइड मैकेनिक्स का लिटरल मीनिंग क्या होता है, समझ गए? क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की हम लोग बात करेंगे बच्चों डेंसिटी के बारे में। राइट, फ्लूइड की डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यही ऐसा चीज है जो कि इफेक्टेड हो जाता है। राइट, देखो, द डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। राइट, एक गिवन वॉल्यूम में आप कितना मास डाल सकते हो। राइट, जैसे एक मान लो क्या ले लो, एक मतलब 1 लीटर का या फिर 1 मीटर क्यूब का आप बर्तन ले लीजिए, उसमें अलग अलग मटेरियल डालो, कभी वाटर डालो, कभी पत्थर डालो, कभी बालू डालो, कभी हवा डालो। तो भाई अगर तुमने पत्थर डाला, ऑयल डाला, वाटर डाला, एयर डाला, राइट, सबका अगर वेट मेजर करोगे उस पर्टिकुलर गिवन वॉल्यूम में तो सबका वेट अलग अलग होगा। भाई पत्थर का वेट सबसे ज्यादा होगा, राइट, पत्थर का वेट सबसे ज्यादा होगा, सबसे कम वेट किसका होगा? हवा का वेट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? राइट, तो एक गिवन वॉल्यूम में आप कितना ज्यादा मास भर पा रहे हो, आप एक गिवन वॉल्यूम में कितना ज्यादा मास भर पा रहे हो, दैट इज योर डेंसिटी, दैट इज योर डेंसिटी। यानी कि गिवन वॉल्यूम में आप सभी के पास कितना मास है बच्चों, दैट इज योर डेंसिटी। इसको हम लोग दिखाते हैं रो से, रो इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, जो कि आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज, एक नया टर्म आता है बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी। क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी।
ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी एक रिलेटिव टर्म होता है, इसका मतलब ये होता है बच्चों को वाटर के कंपैरिजन में, राइट, वाटर के कंपैरिजन में उस गिवन सब्सटेंस का डेंसिटी कितना है, गिवन सब्सटेंस का डेंसिटी कितना है, इस रिलेटिव डेंसिटी की जरूरत क्यों पड़ी। रिलेटिव डेंसिटी जैसे शब्द की जरूरत क्यों पड़ी, तो रिलेटिव जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं बच्चों, वाटर में कोई चीजें डूब जाती है, कोई चीजें तैरती रहती है, राइट, कोई चीजें पूरी नहीं डूबती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आखिर में कैसे पता चलेगा कौन चीज डूब जाएगी, कौन चीज तैरती रहेगी, तो पता चलता है बच्चों रिलेटिव डेंसिटी से, राइट। अगर किसी भी मटेरियल की बच्चों डेंसिटी पानी से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, है ना। अगर किसी भी मटेरियल की डेंसिटी पानी के डेंसिटी से क्या है, कम है, तो उसके ऊपर क्या करता रहेगा, तैरता रहेगा, राइट। तो वहां से बच्चों हम लोग रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं। रिलेटिव डेंसिटी मतलब होता है बच्चों कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी को हम लोग लेकर चलते हैं वाटर का, याद रखिएगा, ठीक है भाई। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी जो होता है दैट इज और मैक्सिमम डेंसिटी वाटर का, और इसी को हम लोग लेकर चलते हैं। तो भैया डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रिलेटिव डेंसिटी बच्चों यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, कोई भी डायमेंशन नहीं होता। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की जो डेंसिटी होती है बच्चों, वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बोलो भाई, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये होता है सीजीएस में। या फिर अगर आप इसको एमकेएस बदल दो तो ये होता है बच्चों 1000 केजी पर मीटर क्यूब। बोलो 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ये सब ऐसे डेटा है जो कि आप सभी के पास हमेशा याद रहने चाहिए, राइट। इसका देखो एप्लीकेशन ये है बच्चों, स्क्रीन पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि अपने पास 2 मटेरियल है, एक दूसरा, पहला मटेरियल ये है, दूसरा मटेरियल ये है, राइट। और तो बच्चों ध्यान से देख सकते हैं, और एक है बच्चों अपने पास एक मटेरियल जो कि पानी का ही बबल है। क्या है, पानी का ही बबल है, ठीक है। चलो ठीक है, या फिर समझ लो कि पानी का बबल मत समझो, पानी समझ लो, राइट। पानी का डेंसिटी कितना है भाई, रो है। एक मटेरियल इसका डेंसिटी क्या है, रो 1 है, एक दूसरा मटेरियल जिसका डेंसिटी क्या है भाई, रो 2 है। तो रो 2 जो होगा बच्चों, इसका जो डेंसिटी होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, पानी की डेंसिटी, इसलिए वो डूब गया है, राइट। और इसका डेंसिटी जो है रो 1 जो है बच्चों, इस पानी की डेंसिटी क्या है, कम है, इसलिए ऊपर तैर रहा है, ठीक है। तो यानी कि रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा इसके लिए बच्चों रो 2 अपन में रो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से ज्यादा हो जाएगी, समझ में आ रहा। और इसके लिए रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू से कम होगी, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो मतलब वो मटेरियल पानी में डूब जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू अगर 1 से कम है तो क्या हो जाएगा, वो चीज पानी में तैरता रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब हम लोग बात करते हैं बच्चों डेंसिटी ऑफ लिक्विड मिक्सचर, राइट। हमने 2 लिक्विड, अलग अलग प्रकार का लिक्विड लिया जिसका मास m1 है, वॉल्यूम v1 है और डेंसिटी ρ1 है। दूसरा लिक्विड लिया, मास m2 v2 और डेंसिटी ρ2। अब इन दोनों को मिला दिया, तो मिलाने के बाद जो फाइनल अपने को लिक्विड प्राप्त हो रहा है, इसमें इस मिक्सचर की कितनी डेंसिटी होगी, राइट। तो डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, राइट। इसका मास m1, इसका मास m2, m1 प्लस m2, बोलो भाई, m1 प्लस m2 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम v1, इसका वॉल्यूम v2, तो क्या हो जाएगा v1 प्लस v2, राइट। मास को क्या लिखोगे भाई, मास को हम लोग लिखेंगे बच्चों ρ1 इंटू v1, लिखो ρ1 इंटू v1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, ρ2 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2, राइट। तो ये फॉर्मूला रहेगा मिक्सचर की डेंसिटी निकालने का, ठीक है। जिस तरीके से आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, थर्मोडायनेमिक्स आप सभी लोग पढ़ते हो, सीबी मिक्सचर या फिर सीबी मिक्सचर करते हो ना, n1 cb1 प्लस n2 cb2। सिमिलरली यहाँ पे कर देना ρ1 v1 प्लस ρ2 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, ठीक है। इस तरीके से मल्टीपल लिक्विड मिला दोगे तो ρ3 v3 ρ4 v4 हो जाएगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसमें 2 केसेस की बात करेंगे। इसमें 2 केस की ये बात करेंगे बच्चों की पहला केस में ये है कि दोनों को बराबर मास मिला रहे हैं, दोनों का मास बराबर है। दोनों का अगर मास बराबर है बच्चों तो क्या हो जाएगा, टोटल मिक्सचर अपॉन में टोटल मास ऑफ मिक्सचर अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, राइट। m1 प्लस m2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, v1 v2 क्या हो जाएगा, v1 क्या हो जाएगा, m1 बाई ρ1 m2 बाई ρ2, रख दीजिए। m दोनों का बराबर भाई, m मतलब mm 2m हो जाएगा और m बाई ρ1 प्लस m बाई ρ2, राइट। mm कॉमन लेके काट दो तो आ जाएगा, मिक्सचर की डेंसिटी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 2 ρ1 ρ2 बाई ρ1 प्लस ρ2 आ जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। तो जब बराबर मास मिलाएंगे तो इस तरीके कर दीजिएगा। अगला दूसरा केस है कि जब दोनों की क्या हो, वॉल्यूम बराबर हो। अगर दोनों का बच्चों वॉल्यूम बराबर रहेगा तो क्या करेंगे, m1 प्लस m2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, m1 को ρ1 इंटू v, m2 को ρ2 इंटू v डिवाइड बाई v प्लस v, काट दो तो ρ1 प्लस ρ2 बाई 2 आ जाएगा, ρ1 प्लस ρ2 बाई 2 आ जाएगा, समझ गए। चलो तो यहां से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर बच्चों क्या है, इक्वल मासेस रहेंगे, मास अगर इक्वल रहेगा तो फॉर्मूला ये लगाना है n बाई रो मिक्स इज इक्वल टू 1 बाई ρ1 प्लस 1 बाई ρ2 प्लस डॉट 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 1 बाई ρn, यहां से निकल जाएगा मिक्सचर की डेंसिटी। अगर वॉल्यूम बराबर रहेगा तो क्या करना है, एवरेज ले लीजिएगा, ρ1 प्लस ρ2 प्लस ρ3 डॉट 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 n डिवाइड बाई n हो जाएगा, क्लियर है। चलो तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप सभी लोग किसके लिए, जब मिक्सचर की डेंसिटी निकालनी होगी तब। बेसिकली अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहता तो बेसिक स्टिक टू बेसिक, बेसिक क्या कहता है, मास बाई वॉल्यूम, वहां से कैलकुलेट करके निकाल लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं अब प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। किसकी बात करेंगे बच्चों, प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, राइट। सो व्हाट इज प्रेशर नाउ,
सो बच्चों द प्रेशर इज डिफाइंड एट अ पॉइंट, प्रेशर को हम लोग एक पॉइंट पे डिफाइन करते हैं एज द नॉर्मल फोर्स, एज द नॉर्मल फोर्स यानी थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, राइट। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लगने वाला नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्रेशर कहते हैं। दैट इज फोर्स, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका यूनिट हो जाएगा बच्चों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, इसको हम लोग कहते हैं। एक पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो इट इज द प्रेशर ड्यू टू द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड चेंजेस विद द वेदर एंड एलिवेशन। तो धरती के चारों ओर बच्चों आप सभी को पता है गैस का एटमॉस्फेयर है, उस गैस का एटमॉस्फेयर की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रेशर लगता है उसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चों टेम्परेचर, वेदर या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। एलिवेशन के हिसाब से भी चेंज होता रहता है। ऊपर जाने पे प्रेशर क्या होता है बच्चों, घट जाता है, क्योंकि ऊपर जो है गैसियस लेयर की जो डेंसिटी होती है कम होती जाती है, जिसकी वजह से जो प्रेशर लगता है वो कम होते जाता है। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है बच्चों सी लेवल पे हम लोग इसको मानते हैं 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, और इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। समझ में आ गया, राइट। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है यानी कि ये जो यूनिट होता है ये बहुत बड़ा यूनिट होता है एज कंपेयर टू पास्कल, राइट। अब हम लोग बात करते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ, है ना। डेप्थ में जाने पर प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो बच्चों देखो एक अपने पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने क्या रख दिया है, लिक्विड भर के रख दिया है। इस लिक्विड का सेंटर ऑफ मास पे नीचे mg वेट लग रहा होगा। ये जो लिक्विड भरा है उसकी हाइट है h, ऊपर से एटमॉस्फेयर की वजह से कुछ प्रेशर लग रहा होगा उसकी लिक्विड के सरफेस पे, राइट। और नीचे की वजह से बच्चों नॉर्मल फोर्स बर्तन इसके ऊपर लगा रहा होगा, राइट। समझ में आ रहा है। तो बच्चे अब फोर्स को बैलेंस कर लिया जाए, तो फोर्स बैलेंस करेंगे तो देखो नीचे की ओर फोर्स F1 प्लस mg इक्वल टू F2 हो जाएगा, F1 प्लस mg इक्वल टू F2 हो जाएगा, या फिर F2 माइनस F1 इक्वल टू mg हो जाएगा। अब F2 को क्या लिखोगे, अगर बच्चों अगर हम लोग इसको प्रेशर की बात करना है, ये तो फोर्स हो गया, प्रेशर की बात करेंगे तो दोनों तरफ हम लोग एरिया से डिवाइड कर दीजिए। F2 अपॉन में a माइनस F1 अपॉन में a इज इक्वल टू mg बाई a, ये हो जाएगा P2, है ना। क्या हो जाएगा P2 माइनस P1 इज इक्वल टू mg अपॉन में a, ठीक है। अब आप सभी को पता है बच्चों m इज इक्वल टू क्या होता है, रो वी। m इज इक्वल टू क्या होता है, रो वी होता है ना भाई, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो रख दो यहाँ रो भी रख दो, डिवाइड बाई a कर दोगे कट जाएगा तो आ जाएगा रो जी एच आ जाएगा। यानी कि ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है प्रेशर में वो रो जी एच के बराबर है। यानी कि h ऊंचाई नीचे जाने पर जो प्रेशर होगा बच्चों, यहाँ पे अगर प्रेशर P1 है तो यहाँ पे प्रेशर P1 प्लस रो जी एच हो जाएगा, P1 प्लस रो जी एच हो जाएगा। देख सकते हो जो P2 होगा वो क्या हो जाएगा, P1 प्लस रो जी एच हो जाएगा, राइट। समझ में आ गया। चल आगे हम लोग बात करते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ में। तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, नेट प्रेशर एक्सर्टेड एट द पॉइंट बिलो द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे P2 पे अगर बात करना है बच्चों, अगर इसकी हाइट h है ना, ऊपर जो टॉप सरफेस जो एयर पे खुला हुआ है ना, वहां से h ऊंचाई h गहराई नीचे अगर बात किया जाए तो वहां पे जो प्रेशर होगा क्या होगा, ऊपर के प्रेशर में आपको सीधे रोजियत जोड़ देना है। क्या जोड़ना, रोजियत जोड़ देना है। और जो P1 होगा बच्चों वो P0 के बराबर होगा, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो हो जाएगा P0 प्लस रोजियत, क्योंकि P1 खुला हुआ है, एयर में खुला हुआ है, तो एयर की वजह से जो प्रेशर लगता है उसको हम P0 से दिखाते हैं। और ये तो हो गया बच्चों वर्टिकल की बात कर रहे हैं। अगर हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं बच्चों, हॉरिजॉन्टल किसी भी पॉइंट की बात कर लो, है ना, इसी लेवल पे बात कर रहे हैं हम लोग, किसी भी पॉइंट पे बात कर रहे हैं, राइट। तो आप सभी को पता है बच्चों जो लिक्विड है इक्विलिब्रियम में, लिक्विड मूव थोड़ी कर रहा है, राइट। तो इस पे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगा 0 होगा, राइट। तो यहाँ पे फोर्स चाहे इस वाले पॉइंट पे जो लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, तभी तो 0 हो पाएगा ना। क्या हो जाएगा F1 प्लस F2, यानी कि ρ1 इंटू डी इंटू ए, है ना, ρ1 इंटू डी इंटू ए इज इक्वल टू ρ2 इंटू डी इंटू ए। ठीक है भाई, क्लियर है। तो डी ए से डी ए कैंसिल, तो P1 इज इक्वल टू आ जाएगा P2 आ जाएगा, P1 डी इंटू ए इज इक्वल टू आ जाएगा P2 डी इंटू ए। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया क्या। चलिए, तो यहां से देख सकते हैं बच्चों एक पर्टिकुलर लेवल पर, याद रखना एक पर्टिकुलर लेवल पे प्रेशर बराबर होता है, चाहे आप कहीं भी बात कर लीजिए, राइट, है ना। एक पर्टिकुलर गहराई पे आप लोग किसी भी पॉइंट की बात कीजिए, अगर h गहराई है तो h गहराई पर किसी भी पॉइंट पे बात कर लो, प्रेशर होगा बराबर। ठीक है, चलो आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों बैरोमीटर की। व्हाट इज बैरोमीटर? तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है बैरोमीटर का। ठीक है, बैरोमीटर का प्रयोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। 76 सेंटीमीटर हाइट इन पारा कॉलम, पारा मतलब एचजी के कॉलम में, मरकरी के कॉलम में करस्पॉन्ड्स टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। तो अगर मरकरी के कॉलम में अगर 76 सेंटीमीटर का अगर राइज दिखता है तो उसका मतलब यह है कि वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है ना। तो देखो ध्यान से,
ये है अपने भाई क्या, ये अपने पास वो मरकरी ट्यूब है, क्या है बच्चों, मरकरी ट्यूब, जिसमें हमने मरकरी भर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है अपना, यहाँ पे पीए जो है बच्चों शून्य है, क्योंकि ऊपर वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, वैक्यूम शून्य है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, ट्यूब के अंदर वाले ऊपर वाले पॉइंट पे कोई भी एयर नहीं है, वैक्यूम है, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, राइट। और ये अगर ऊंचाई बच्चों 76 सेंटीमीटर है, ये ऊंचाई अगर 76 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे जो पी एटमॉस्फेरिक होगा, ये देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा भाई ना। देखो मरकरी ट्यूब को अगर आपने इसमें डाल दिया तो मरकरी कहां तक राइज कर गया, 76 सेंटीमीटर तक राइज कर गया, राइट। वहां पे ऊपर प्रेशर शून्य होगा, यहाँ पे प्रेशर निकाल लो, तो पी एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू पीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीए प्लस रो जी एच। पीए तो हो गया शून्य, रो कितना है बच्चों, रो है अपना मरकरी है, मरकरी का डेंसिटी होता है कितना, मरकरी का डेंसिटी होता है 13,600। उसके बाद रो और सॉरी जो एच है, एच कितना है, हाइट 76 सेंटीमीटर यानी कि 0.76 मीटर, और जी की वैल्यू 9.8। इसको रख देंगे तो आ जाएगा इतना, इसको हम लोग लिखते हैं बच्चों 1013 इंटू 10⁵ पास्कल या फिर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। तो समझ जाना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चों इसके बराबर होता है। बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, जिसमें एक मरकरी ट्यूब होता है। मरकरी ट्यूब को डालने पर मरकरी कितना सेंटीमीटर राइज करता है वो बता देता है कि कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, चलो रिलेशन बिटवीन वेरियस प्रेशर्स, वेरियस टाइप के प्रेशर के हम तो बात करते हैं बच्चों, हम लोग पास यहाँ पे 2 टाइप के प्रेशर की बात करेंगे, एक एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करेंगे, एक गाज प्रेशर की बात करेंगे, गेज प्रेशर की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है बच्चों, एक पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग, है ना। तो देखो बच्चों ध्यान रखना, गेज प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बच्चों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो गेज प्रेशर जो होता है बच्चों वो निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव होता है। अगर मैं बात करता हूँ पॉइंट ए पर, मैं अगर पॉइंट ए पे बात करता हूं तो पॉइंट ए पे जो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा वो क्या होगा बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गाज प्रेशर के बराबर होगा। और अगर पॉइंट बी पे बात कीजिए, पॉइंट बी पे अगर बात करते हैं तो पॉइंट बी पे जो नेट प्रेशर होगा यानी जो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से गैस प्रेशर को घटा देंगे, यानी कि जो गाज प्रेशर होता है बच्चों क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा और यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, राइट। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से गाज प्रेशर को जोड़ या घटा करके निकालते हैं। गाज प्रेशर आप सभी को बता देगा प्लस है कि माइनस है, तो वहां से आप लोग एब्सोल्यूट एक्चुअली में कितना प्रेशर लग रहा है वो आप सभी लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, चलो ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग आगे। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स की बात करते हैं। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स ये बोलता है बच्चों, है ना, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स ये बोलता है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ क्या, इररेस्पेक्टिव ऑफ सर शेप ऑफ द बर्तन। ठीक है, बर्तन के शेप के मतलब कि का इररेस्पेक्टिव मतलब बर्तन के शेप पे डिपेंड नहीं करता। अगर हम लोग बात करते हैं इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे, जो कि है ना खुले सरफेस से एच गहराई पर है, ये भी खुले सरफेस एच गहराई पे, ये भी खुले सरफेस से एच गहराई पे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे ज्यादा पानी किस बर्तन में, सबसे ज्यादा पानी इस बर्तन में होगा, उसके बाद इस बर्तन में, उसके बाद इस बर्तन में, यानी कि वेट ऑफ बी जो होगा पानी का ज्यादा होगा, फिर वेट ऑफ ए का होगा, फिर उसके बाद वेट ऑफ सी होगा, राइट। लेकिन जो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा बच्चों इस पर्टिकुलर पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी पर, है ना, वो डिपेंड नहीं करता है बर्तन का शेप कैसा है या फिर पानी का वेट कैसा है, राइट। वो केवल और केवल डिपेंड करता है बच्चों गहराई पर, और ये टोटल कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस रोजिया जोड़ देना, राइट। तो बेसिकली प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट ऑफ द वाटर फील्ड, राइट। तो यही होता है बच्चों हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। आप सभी को लगना चाहिए कि भैया इसमें पानी तो ज्यादा है, पानी तो ज्यादा है लेकिन प्रेशर यहाँ पे ज्यादा लगना चाहिए था, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो प्रेशर होता है वो केवल और केवल डिपेंड करता है कि कितनी गहराई तक पानी, मतलब कितना ऊंचाई तक पानी आपका भरा हुआ है। समझ में आ गया, दिस इज योर हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। लगता है हमें कि इसमें प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। चलो बात करते हैं हम लोग मैनोमीटर की। मैनोमीटर क्या होता है, इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द फ्लूइड प्रेशर। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका प्रयोग किया जाता है बच्चों फ्लूइड के प्रेशर को मेजर करने के लिए। बैरोमीटर का प्रयोग कहां किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, लेकिन इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों केवल फ्लूइड का प्रेशर मेजर करने के लिए। यहाँ पे हम लोग यूट्यूब मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं, ये क्या है बच्चों, यू शेप का एक ट्यूब होता है, ठीक है। इट इज अ वर्टिकल, ये वर्टिकल भी हो सकता है या फिर झुका हुआ भी हो सकता है। इंक्लाइंड यूट्यूब कॉलम दैट इज फिल्ड विथ अ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, जिसमें कि हम लोग मैनोमेट्रिक फ्लूइड को भरे रहते हैं, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा बच्चों, इस वाले ट्यूब में दोनों में क्या होगा बच्चों, दोनों का लेयर क्या होगा, बराबर होगा। नॉर्मल कंडीशन पे जब दोनों पे बराबर प्रेशर लग रहा है, ठीक है, दोनों पे बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लेकिन जब हम लोग इसको लिक्विड या फिर किसी जिस फ्लूइड का मेजर करना होता है प्रेशर, उसके बाद हम इसको जोड़ देते हैं, है ना, किसी बर्तन से अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो क्या होता है, इनके दोनों में प्रेशर में, मतलब इन दोनों के हाइट में अंतर आ जाता है, फिर वहां से हम लोग मेजर कर लेते हैं कि कितना प्रेशर है उस पर्टिकुलर फ्लूइड में। समझ में आया? चलो, तो यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे आप सभी लोग कि इट कंसिस्ट ऑफ यूट्यूब कंटेनिंग अ सुटेबल लिक्विड। इस लिक्विड को हम लोग दो टाइप की यूज करते हैं। पहला लिक्विड, एक लो डेंसिटी लिक्विड का आप लोग प्रयोग तब करेंगे बच्चों जब आपको स्मॉलर प्रेशर डिफरेंस मेजर करना हो। जब आपको छोटा मोटा प्रेशर डिफरेंस मेजर करना होगा तो लो डेंसिटी वाला प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हाई डेंसिटी का लिक्विड अगर आप लोग को प्रयोग करना है तो आप उसी समय प्रयोग करेंगे बच्चों जब आपको हायर प्रेशर डिफरेंस मेजर करना हो तब, ठीक है। चलो, यहाँ पे देखो कैसे मेजर करते हैं हम लोग, मैनोमीटर का प्रयोग करके कैसे फ्लूइड का प्रेशर मेजर किया जाता है। तो एक फ्लूइड है बर्तन में रखा हुआ, इसका हमें प्रेशर मेजर करना है कि भैया इसमें कितना प्रेशर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूट्यूब का एक सिरे को हम लोग किधर इससे जोड़ देते हैं। जोड़ देंगे तो बच्चों क्या होगा, इस पे जितना प्रेशर होगा वो प्रेशर यहाँ पे लगेगा। इस प्रेशर की वजह से ये वाला जो सरफेस होगा थोड़ा सा डाउनवर्ड चला जाएगा, नीचे की ओर चला जाएगा, राइट। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। तो इन दोनों, इस लेयर और इस लेयर में कितना अंतर आए, इन लेयर और इस लेयर में बच्चों कितना का अंतर आ रहा है, वहां से हम लोग मेजर कर सकते हैं कि व्हाट इज द प्रेशर ऑफ दिस फ्लूइड, राइट। क्योंकि जितना इस फ्लूइड का प्रेशर होगा सेम प्रेशर यहाँ पे भी अप्लाई होगा, है ना। क्योंकि जब तक प्रेशर अप्लाई नहीं हो, जब तक देखो प्रेशर बराबर नहीं होगा तब तक ये बहता रहेगा फ्लूइड, समझ में आ रहा है, इसके ऊपर प्रेशर लगाता रहेगा। अब जब दोनों इसका और इसका प्रेशर बराबर हो जाएगा तो इसका सरफेस यहाँ पे जाकर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लगा लो P1 क्या है बच्चों, प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इन द वेसल। P1 क्या है, प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इन द वेसल। और P2 क्या है बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे हो जाएगा, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, राइट। तो P2 जो हो जाएगा बच्चों, जो P1 हो जाएगा यहाँ पे, जो P1 बताओ P1 क्या होगा, तो सर P1 जो हो जाएगा यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या जोड़ देंगे, ये ρgh ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा P1 इज इक्वल टू P ATM + ρgh, राइट। तो इस तरीके से हम लोग प्रयोग करके हम लोग निकाल सकते हैं कि इस फ्लूइड का कितना प्रेशर है। समझ में आ गया? किसी कोई दिक्कत बच्चा लोग? ठीक है, हो जाएगा। चलो, इस तरीके से हम लोग मतलब मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट पास्कल्स लॉ। सो पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ कन्फाइंड फ्लूइड, देयर इज एन इक्वल इंक्रीज एट एवरी अदर पॉइंट इन द कंटेनर। ठीक है भाई, ये सेम टू सेम स्टेटमेंट आप सभी को कर लेना है याद फॉर योर बोर्ड एग्जाम, राइट। अदरवाइज आप सभी लोग अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो समझ लो इसको क्या, कि भैया अगर इस प्रेशर, इस लिक्विड के कहीं भी किसी पॉइंट पे अगर आप प्रेशर लगाते हो, प्रेशर में चेंज करते हो, प्रेशर बढ़ाते हो, तो सेम अमाउंट ऑफ चेंज आप सभी को दूसरे अदर पॉइंट पे देखने को मिलेगा। जैसे कि पहला पॉइंट है, यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, यहाँ पे प्रेशर P3 है। अगर आपने बच्चों डेल्टा P का प्रेशर अगर यहाँ पे लगा दिया, आपने एक पिस्टन से डेल्टा P अगर प्रेशर लगाया, तो भैया चाहे पॉइंट P1 हो, चाहे P2 हो, चाहे P3 हो, हर जगह आप सभी को डेल्टा P इंक्रीज दिखेगा प्रेशर में। यही कहता है हमारा पास्कल लॉ। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉइंट हर जगह सेम डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रेशर का, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों पास्कल लॉ पे एक एप्लीकेशन आता है हाइड्रोस्टैटिक लिफ्टिंग का, कि द एक्सेस प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड फ्लूइड विल बी ट्रांसमिटेड विदाउट अ चेंज इन द मैग्नीट्यूड टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। मतलब ये है कि एक कन्फाइंड फ्लूइड की अगर बात कर लेते हैं, अगर इसके एक एंड पे अगर आप कोई प्रेशर लगाते हैं बच्चों, फोर्स लगाते हैं, है ना, तो सेम प्रेशर हर एक पॉइंट पे, चाहे वो कहीं भी पॉइंट रहे, हर पॉइंट पे बच्चों सेम प्रेशर जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? तो प्रेशर जो होता है बच्चों हर पॉइंट पे सेम डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रेशर की बात कर रहे हैं, फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। तो जो अगर बात करते हैं बच्चों इस पॉइंट पे अगर आपने प्रेशर लगाया है P1 और यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे मान लो प्रेशर है कितना P2 है, राइट, या फिर यहाँ पे P2 है, यहाँ पे P1 है, तो यहाँ पे P1 और P2 क्या होंगे, बराबर होंगे। P1 P2 बराबर होगा तो P1 क्या हो जाएगा, फोर्स 1 अपॉन में A1, है ना, F1 अपॉन में एरिया A1, है ना, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A1 है, F2 अपॉन में इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, राइट। तो यहाँ पे देखो जरा बच्चों, यहाँ पे अगर F1 की वैल्यू अगर निकालते हैं आप लोग, तो F1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, A1/A2 इंटू F2, राइट। अब यहाँ पे देखो जरा, A1 जो है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है क्या है बच्चों, ज्यादा है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, तो भैया A1/A2, A1 ज्यादा हो गया तो आपको लगता नहीं जो फोर्स यहाँ पे मिलेगा वो ज्यादा फोर्स मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है पास्कल का, कि भैया आपने थोड़ा सा प्रेशर लगा दो छोटे एरिया पे, थोड़ा सा फोर्स लगाओ छोटे एरिया पे, तो बड़े एरिया पे आपने को ज्यादा फोर्स देखने को मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इस तरह इसका प्रयोग हम लोग कर लेते हैं बच्चों हाइड्रोस्टैटिक लिफ्टिंग में, कि आप थोड़ा सा फोर्स लगा करके इतने भारी भारी गाड़ी को आप लोग क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ hydraulic lift is based on the Pascal's law for generating force or motion, which states that the pressure change on an incompressible liquid in a confined space is passed equally throughout the liquid in all direction, right। तो हाइड्रोस्टैटिक लिफ्टिंग जो होता है बच्चों इसी पास्कल लॉ पे काम करता है। क्लियर है?
समझ गए? यानी कि छोटा अमाउंट ऑफ फोर्स लगा करके आप बड़े एरिया पे ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स प्राप्त कर सकते हो। क्लियर है? चलो, वेरिएशन ऑफ प्रेशर फॉर एक्सिलरेटेड फ्लूइड, एक्सिलरेटेड फ्लूइड की बात कर लेते हैं। देखो तो बच्चों अपने पास ये क्या, अभी अपना गाड़ी जो है रेस्ट पे है, यानी इसके टैंक में जो लिक्विड भरा हुआ है रेस्ट पे है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे जो प्रेशर लगेगा वो क्या हो जाएगा, सिंपली रो जीएच लगने वाला है। लेकिन जब अपना ये गाड़ी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, अगर गाड़ी अपना बच्चों एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो इस वाटर की अगर बात करें तो इस वाटर पे एक सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, राइट? तो अपोजिट डायरेक्शन में एक ए एक्सेलरेशन हो जाएगा और नीचे लग रहा है जी, तो जो नेट एक्सेलरेशन लगेगा बच्चों वो जी इफेक्टिव हो जाएगा। जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा भाई? जी इफेक्टिव हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। कितना हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये हो जाएगा अपना जी इफेक्टिव वैल्यू। कितना हो जाएगा भाई? जी इफेक्टिव वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर हो जाएगा, और टेन थीटा कितना हो जाएगा? ए बाई जी हो जाएगा। टेन थीटा कितना हो जाएगा? ए बाई जी हो जाएगा। तो यहां से जो प्रेशर आप सभी लोग लिखेंगे वो रो इज इक्वल टू लिखेंगे, इस पॉइंट ए पे लगने वाला जो प्रेशर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे सर? दिस प्रेशर विल बी रो एट मतलब पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी ऊपर का प्रेशर प्लस रो जी इफेक्टिव N2 H डैश। याद रखिएगा ये एच डैश ये वाला रहेगा, ये एच डैश ऐसा तिरछा वाला एच डैश रहेगा। ठीक है, समझ में आएगा? लेकिन अगर आपको एच डैश ये नहीं पता है, अगर ये एच डैश नहीं पता है, आपको सिंपली ये पता है, आपको कह रहा है कि गाड़ी की इस एंड से एल डिस्टेंस पे और एच गहराई पे एक पॉइंट है, वहां पे प्रेशर में क्या वेरिएशन आएगा, तो भैया इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर देंगे तो रो जी एच को रो ए एल भी लिखा जा सकता है ना? कैसे सर? टेन थीटा इज इक्वल टू क्या सीखा आपने? टेन थीटा इज इक्वल टू सर हमने सीख लिया ए बाई जी हो गया। क्या हो गया? ए बाई जी हो गया। तो यहां से जी की वैल्यू रख दो और एच इज इक्वल टू भी निकाल लो। एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये है बच्चों अपने पास कितना, ये है अपने पास, ये है अगर ये है थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एच बाई एल। टेन थीटा इज इक्वल टू बोलो एच बाई एल। टेन थीटा इज इक्वल टू एच बाई एल। तो भैया जी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी एच इज इक्वल टू हो जाएगा ए एल। तो जी एच इज इक्वल टू क्या रख दोगे? ए एल रख दोगे। तो ये भी फॉर्मूला याद रखना आप सभी लोग, राइट? तो यहाँ पे आप सभी को बोल सकता है कि भैया एल डिस्टेंस पे मुझे बताओ, है ना, इस गाड़ी के इस एंड से एल डिस्टेंस पे कितना प्रेशर में चेंज हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो ए एल, राइट? तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चले आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर किसी भी लिक्विड में अगर आप लोग एक मास को बच्चों डालते हैं, राइट? एक मास को अगर आप लोग डालते हैं बच्चों, तो क्या होता है, इस मास के ऊपर इस लिक्विड के द्वारा एक ऊपर की ओर फोर्स लगता है जिसको हम लोग बायोंट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बायोंट फोर्स कहते हैं। और इसका जो वेट मतलब इसकी जो वैल्यू होती है, ये जो बायोंट फोर्स होता है बच्चों, इसकी जो वैल्यू होती है इसके द्वारा इस बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस किए गए फ्लूइड के वेट के बराबर होती है। द अपवर्ड बायोंट फोर्स that is exerted on a body immersed in a fluid whether fully or partially is equal to the weight of the fluid displaced by the body, right? तो इस एक बॉडी को फ्लूइड में डालने पर, चाहे आप पार्शियली डालिए चाहे कंप्लीटली इमर्ज कर दीजिए, राइट? तो इसके ऊपर जो लिक्विड के द्वारा जो बॉयंट फोर्स लगाया जाएगा, उस बॉयंट फोर्स की जो वैल्यू होगा इस बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस किए गए वाटर के वेट के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पे देखना, यहाँ पे बच्चों आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इसका मास m है, इसको हमने एक स्प्रिंग बैलेंस से लटका दिया, इसका वजन अभी कुछ इतना है, राइट? जब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, जब हम लोग इसको क्या करते हैं, अभी देखो वाटर का लेवल इस पॉइंट पे है, जब आपने इस मास को बच्चों अंदर डुबो दिया तो क्या होगा, कुछ वाटर जो है ऊपर इंक्रीज हो जाएगा, कुछ वाटर जो है राइज कर जाएगा, है ना? इस राइज की वजह से क्या होगा बच्चों, इसके ऊपर वाटर की वजह से क्या लगेगा, एक बॉयंट फोर्स लगेगा। बॉयंट फोर्स की वजह से क्या होगा बच्चों, इसके वेट में थोड़ी सी कमी आएगी। तो देखो जरा वेट देखो इसका क्या हो गया, कम हो गया, राइट? भाई ऊपर से जीरो है, ये अभी मान लो कि यहाँ पे 50 किलो था, राइट? अब यहाँ पे बता रहे 30 किलो ही है, राइट? यहाँ समझ गए? तो ये 20 किलो कहाँ चला गया था? 20 किलो सर ये लिक्विड का वेट है। ये 20 किलो जो है क्या, ये जो लिक्विड जितना डिस्प्लेस हो गया ऊपर उसका वेट होता है। अब हम लोग बात करते हैं इस बॉयंट फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस बॉयंट फोर्स, राइट? तो देखो भाई यहाँ पे आप सभी लोग देखिए जरा, तो आप लोग देख सकते हैं एक हमने बॉडी को इसमें लिक्विड में इमर्ज कर दिया है, तो ऊपर की ओर एक फोर्स लग रहा है ना? ऊपर की ओर लग रहा है फोर्स एफ अप, नीचे की ओर फोर्स लग रहा है एफ डाउन, और नेट फोर्स लग रहा है बच्चों एफ बी, जो कि क्या है अपना बॉयंट फोर्स है, राइट? बताओ फोर्स ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द बॉडी, लोअर सरफेस ऑफ द बॉडी पे जो फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है वो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा भाई रो जी एच प्लस रो नॉट इंटू ए। अपर वाले बॉडी पे कितना प्रेशर लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है सर, ये हो जाएगा P इंटू ए, और ऊपर वाले पे कितना प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी कि P नॉट इंटू ए। तो अगर टोटल बॉयंट फोर्स की बात किया जाए, टोटल बॉयंट फोर्स जो कि ऊपर की ओर लग रहा है, तो अप में से डाउन को घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, नेट बॉयंट फोर्स आ जाएगा। तो अप प्लस डाउन करेंगे क्या, हाँ ठीक है। देखो नेट बॉयंट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट बॉयंट फोर्स हो जाएगा
अप वाला फोर्स प्लस डाउन वाला फोर्स को जोड़ दिया तो टोटल बॉयंट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू एफ अप प्लस एफ डाउन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा भाई देखो एफ डाउन को हमने पहले ही निगेटिव ले लिया है, यहां देखो एफ डाउन को हमने बच्चों पहले ही निगेटिव ले लिया, अदरवाइज हम लोग घटा देते, समझ में आ रहा है, तो हमने पहले निगेटिव ले लिया। देखो इससे ये रो नॉट कैंसिल हो जाएगा तो बेसिकली आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा बच्चों एच ए इंटू रो जी, कितना हो जाएगा एच ए इंटू देखो रो जी एच इंटू ए। अब ए इंटू एच क्या हो जाएगा, ए इंटू एच क्या, एरिया इंटू हाइट, दिस विल बी वॉल्यूम, यानी हो जाएगा वी रो जी, यानी बॉयंट फोर्स जो होता है बच्चों क्या होता है, वी रो जी होता है, या फिर रो जी इंटू जितना भी वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, जितना भी वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ वो हो जाता है, ठीक है। ये वॉल्यूम जो डिस्प्लेस है ये क्या इसके वॉल्यूम के बराबर होगा सर, बिल्कुल होगा, यानी कि जो बॉयंट फोर्स होता है वो क्या होता है, वी रो जी के बराबर होता है, ठीक है। चलो अपरेंट वेट की बात करते हैं, राइट। आपने सभी ने देखा कि इसके वेट में कमी आ गई थी, इसके वेट में क्या आ गई थी, कमी आ गई थी, स्प्रिंग बैलेंस में हमने देखा था, तो कितना कमी आ गई, तो क्या हो जाएगा भाई जो अपरेंट जो वेट होगा वो ग्रेविटी जो मतलब mg नीचे लग रहा होगा उसमें से बायोंट फोर्स कुछ ने माइनस कर दिया होगा, राइट। तो क्या हो जाएगा ग्रेविटी की वजह से फोर्स क्या हो जाएगा v सिग्मा g, सिग्मा क्या है बच्चों इस मटेरियल की डेंसिटी है, सिग्मा क्या है इस मटेरियल की डेंसिटी है, माइनस v रो जी, रो जो है इसका वाटर का डेंसिटी है, राइट। भैया ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रहा है, बायोंट फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, राइट। तो इस ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से क्या होगा, इसके वेट में थोड़ी सी कमी दिखेगी, हो जाएगा वी रो जी, घटा देंगे तो वी जी कॉमन ले लो तो हो जाएगा, या फिर क्या कॉमन ले लो सिग्मा रो जी कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा आ जाएगा, दिस विल बी द अपरेंट वेट, राइट। तो इसका अपरेंट वेट कितना बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस कितना दिखाएगा वो आप लोग यहां से मेजर कर सकते हैं, क्लियर हो गया। चलो आगे चला जाए, टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स की बात कर लिया जाए, फ्लूइड्स कितने टाइप के होते हैं। देखो बच्चों अपने पास फ्लूइड्स 6 टाइप का होता है, एक होता है कंप्रेसिबल फ्लूइड, दूसरा होता है रियल फ्लूइड्स, आगे होता है बच्चों विस्कस फ्लूइड, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स, आइडियल फ्लूइड्स और नॉन विस्कस फ्लूइड्स, ठीक है। तो ये 6 टाइप के फ्लूइड्स होते हैं, फटाक से इनका डेफिनेशन पढ़ लिया जाए, सभी लोग देखेंगे। कंप्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है बच्चों, ऐसा फ्लूइड है ना, ऐसा मैटर दैट कैन बी कंप्रेस्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। तो ऐसा फ्लूइड जिसको बच्चों आप लोग प्रेशर लगा करके जिसका वॉल्यूम कम कर सकते हो, राइट, समझ में आ रहा है, जिसको आप लोग प्रेशर लगाकर उसका वॉल्यूम कम कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड कहते हैं। रियल फ्लूइड क्या होता है, अ फ्लूइड which possesses at least some viscosity is termed as the real fluid, ऐसा फ्लूइड जिसके में थोड़ा थोड़ा विस्कोसिटी, कम से कम थोड़ा सा विस्कोसिटी अवेलेबल हो उसको हम लोग कहते हैं क्या, रियल फ्लूइड कहते हैं, राइट। विस्कोसिटी मतलब होता है कि वाटर जो बह रहा मतलब जो भी लिक्विड बह रहा है या फिर जो भी फ्लूइड बह रहा है और फ्लूइड के लेयर के बीच में थोड़ा सा फ्रिक्शन अवेलेबल है ना, बिल्कुल ऐसे फ्रीली नहीं बह रहा है। उसके बाद विस्कस फ्लूइड क्या होता है, द फ्लूइड व्हिच हैज रेजिस्टेंस टू द इंटरनल फ्रिक्शन इज कॉल्ड द नॉन विस्कस फ्लूइड, क्या बोल रहा है, the fluid which has resistance to the internal friction is called non viscous fluid, the fluid which has no resistance है ना, ये हो जाएगा विस्कस हो जाएगा, क्योंकि विस्कस का डेफिनेशन ये, ठीक है, ठीक है। तो विस्कस फ्लूइड मतलब बच्चों जिसके लेयर्स के बीच में रेजिस्टेंस है, जिसके फ्लो में क्या थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, उसको हम लोग कहते हैं विस्कस फ्लूइड कहते हैं, है ना। और दूसरा नॉन विस्कस फ्लूइड क्या होता है बच्चों, जिसके लेयर्स के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, राइट, है ना। द फ्लूइड व्हिच हैज नो रेजिस्टेंस और जीरो रेजिस्टेंस टू द इंटरनल फ्रिक्शन इज कॉल्ड नॉन विस्कस फ्लूइड, है ना। जिनके लेयर्स के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रीली मूव कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं नॉन विस्कस फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड बच्चों ऐसा फ्लूइड होता है जो कि इनकंप्रेसिबल हो और जिसकी विस्कोसिटी भी जीरो हो, जिसकी विस्कोसिटी भी क्या हो, जीरो हो, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं आइडियल फ्लूइड। जो भी हम लोग डिस्कशन करते हैं वो जनरली हम लोग कंप्रेसिबल फ्लूइड, है ना, इसके बाद इनकंप्रेसिबल फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड के बारे में डिस्कशन करके चलते हैं। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड मतलब ऐसा फ्लूइड होता है जिसको बच्चों हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते एक्सटर्नल फोर्स लगा करके, एक्सटर्नल फोर्स लगा के कंप्रेस नहीं कर सकते, उसको हम लोग कहते हैं क्या, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। अब आगे आता है बच्चों स्ट्रीमलाइन फ्लो, क्या होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो कहता है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब ये होता है बच्चों कि उस जो भी पानी बह रहा है, जो भी लिक्विड फ्लो हो रहा है या फिर जो भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसके हर एक लेयर, उसका जो हर एक लेयर है बच्चों वो अपने अपने वेलोसिटी से चल रहे हैं, है ना, मतलब वो किसी भी मतलब ये पार्टिकल ऊपर वाला पार्टिकल नीचे वाले पार्टिकल के रास्ते में कभी भी नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा। तो पार्टिकल्स मूव पैरेलल टू ईच अदर विदाउट क्रॉसिंग ईच अदर पाथ, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों स्ट्रीमलाइन फ्लो। यानी कि जब सारे के सारे लिक्विड जो है बच्चों, सारे के सारे लिक्विड पार्टिकल्स अपने अपने रास्ते पे चल रहे हैं, कोई एक दूसरे के रास्ते में कभी भी नहीं आ रहा है, सारे के सारे पैरेलल चल रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। और इस रास्ते को, इस पैरेलल लाइंस को हम लोग कहते हैं बच्चों स्ट्रीमलाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इस पैरेलल लाइन जो है जिसके ऊपर ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रीमलाइन, ठीक है। An instantaneous tangent at any point of the streamline represent the direction of the velocity of the particle। और इस स्ट्रीमलाइन के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट क्या बताता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी मतलब जो लिक्विड है, जो लिक्विड पार्टिकल है उसका डायरेक्शन किधर की ओर है, राइट है।
चलो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। तो देखो क्या कहता है बच्चों, फ्लो रेट, द फ्लो रेट ऑफ अ लिक्विड इज हाउ मच फ्लूइड पासेस थ्रू एन एरिया इन अ पर्टिकुलर टाइम। फ्लो रेट क्या होता है बच्चों, फ्लो रेट मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया से एक पर्टिकुलर टाइम में कितना लिक्विड पास हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लो रेट कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे लगता है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कंजर्वेशन से हम लोग काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या कहते हैं कि जो यहाँ पे बच्चों जो मास आ रहा है, मास का जो फ्लो रेट है यहाँ पे सेम मास का फ्लो रेट होना चाहिए यहाँ पे, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो बीच में मास एक्यूमुलेट हो जाएगा, राइट। बीच में मास क्या हो जाएगा बच्चों, एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो भैया मास फ्लो रेट एट वन, पहले वाले पॉइंट पे जो मास का फ्लो रेट होगा सेम मास का फ्लो रेट बच्चों क्या होना चाहिए दूसरे वाले पॉइंट पे, चाहे इररेस्पेक्टिव ऑफ एरिया या डायमीटर। फ्लो रेट कैन बी आर्टिकुलेटेड इन आइदर इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया और इन टाइम एंड वॉल्यूम। तो फ्लो रेट को आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों, वेलोसिटी इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर वॉल्यूम इनटू टाइम, वॉल्यूम इनटू टाइम हो जाएगा, समझ गए, ठीक है, क्लियर हो गया, सॉरी वॉल्यूम बाई टाइम हो जाएगा ना, लीटर पर मिनट हो जाएगा, समझ गए। चलो तो यहां से लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, क्या लिख सकते हैं कि मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा, मास फ्लो रेट मतलब समझो सर ये हो जाएगा dm बाई dt। भाई इसका मतलब क्या समझ रहे हो, मास को क्या लिखोगे सर, मास को लिखूंगा मैं रो इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को लिखूंगा सर a इंटू वी बाई dt। भाई तो वेलोसिटी अपॉन में dt क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एरिया इंटू ये हो जाएगा लेंथ, है ना। तो लेंथ अपॉन में dt, लेंथ अपॉन में dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, राइट। तो a1 v1 रो 1 इज इक्वल टू a2 v2 रो 2, समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा अपना काम। तो याद रखिएगा a1 v1 रो 1 शुड बी इक्वल टू a2 v2 रो 2, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट इसका एरिया a1 है, यहाँ पे स्पीड v1 है और यहाँ पे डेंसिटी है रो 1, शुड बी इक्वल टू यहाँ का एरिया a2, यहाँ का स्पीड v2 और यहाँ का डेंसिटी रो 2। अब चूंकि हम लोग बात करते हैं बच्चों इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मतलब जिस फ्लूइड को हम लोग दबा नहीं सकते, उसकी डेंसिटी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उस कंडीशन में रो 1 और रो 2 बराबर हो जाएंगे। तो ये आ जाता है बच्चों इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। a1 एरिया पहले क्रॉस सेक्शन का, स्पीड पहले क्रॉस सेक्शन का, a2 v2 दूसरे एरिया क्रॉस सेक्शन और दूसरे एरिया का स्पीड, ठीक है। यहां से क्या समझे, यहां से हम लोग ये समझ रहे हैं कि अगर बच्चों एरिया कम होगा, है ना, यहां से समझ रहे हो ना, एरिया प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यही समझ रहे हो ना, यानी कि अगर एरिया कम है तो स्पीड ज्यादा होगा। तो आप लोग देखा होगा कि आप जो पाइप यूज करते हो, अगर पाइप के अगर मुंह को अगर बच्चों दबा देते हैं, हम लोग बंद करते हैं, एरिया छोटा कर देते हैं, तो पानी बहुत तेजी से प्रेशर से फेंकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइट है। तो यही होता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बच्चों बर्नौलीज प्रिंसिपल, राइट। तो थ्योरम्स यहाँ पे अपने पास दो थ्योरम पढ़ते हैं बच्चों, एक कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होता है जो कि कंजर्वेशन ऑफ मास पे होता है, जिसमें हमने देखा कि जो मास का फ्लो रेट होता है वो कांस्टेंट होता है, रो ए भी मतलब मास का फ्लो रेट है ये, है ना, जो कि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 आ जाएगा। और दूसरा प्रिंसिपल है बच्चों बर्नौली प्रिंसिपल, जो कि एनर्जी कंजर्वेशन पे आधारित होता है। किसके आधारित होता है बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन पे आधारित होता है। ये क्या बोलता है कि अपना पाइप किसी भी शेप का रहे, पानी कहीं भी फ्लो हो रहा है, ठीक है, पानी ऊपर से नीचे चाहे नीचे से ऊपर कहीं भी जा रहा है, ठीक है। तो देखो ये कहता है बर्नौली प्रिंसिपल, ये कहता है बच्चों कि हर एक पॉइंट पे जो एनर्जी होगा पर यूनिट वॉल्यूम में और पर यूनिट मास में, है ना, पर यूनिट मास और पर यूनिट वॉल्यूम का जो एनर्जी रहने वाला है, यानी कि फिक्स मास का और फिक्स वॉल्यूम का जो एनर्जी रहने वाला है वो क्या रहने वाला बच्चों, कांस्टेंट रहना चाहिए हर एक पॉइंट पर। यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट मास एट 1 शुड बी इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट मास एट 0.2, ठीक है। इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में कैसे लिखा जाता है, तो भैया हम लोग देख सकते हैं बर्नौली का प्रिंसिपल केवल तभी लगेगा, याद रखना, जब हमारा स्टेडी स्टेट फ्लो हो रहा है, मतलब टर्बुलेंट फ्लो नहीं है, आराम से स्ट्रीमलाइन फ्लो चल रहा है, फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल है, मतलब डेंसिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और नॉन विस्कस फ्लूइड है, राइट, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आप लोग क्या कहेंगे बच्चों कि जो वर्क डन होगा इस पानी को यहां से यहां जाने में, पानी को बच्चों यहां से यहां जाने में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, सर दिस वर्क डन विल बी P1V माइनस P2V। सिंपल सी बात है, वर्क डन क्या होता है P इंटू डेल्टा V, है ना, या फिर P जो भी कांस्टेंट है अपना, क्या कांस्टेंट है बच्चों, इसमें जो वॉल्यूम फ्लो हो रहा है वो वॉल्यूम तो बच्चों कांस्टेंट है, पानी को वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पे जो प्रेशर है बच्चों P1, यहाँ पे वॉल्यूम है V, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना, ठीक है। और यहाँ पे कितना है बच्चों प्रेशर P2 और यहाँ पे वॉल्यूम है V, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम रहने वाला है, समझ लो। अरे भाई वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अपॉन में एरिया कर दो और एरिया से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो ये क्या हो गया, प्रेशर हो गया, और दूरी इंटू डिस्टेंस इंटू एरिया क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये तो हो गया वर्क डन,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा वर्क डन P1V माइनस P2V। अब जो वर्क डन होता है एनर्जी कंजर्वेशन से वो चेंज इन द टोटल एनर्जी के बराबर होना चाहिए, राइट। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या हो जाएगा हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हो जाएगा mg, यहाँ को चाहिए Z2 वहां को चाहिए Z1, राइट। तो जो चेंज इन द टोटल एनर्जी है बच्चों P1V माइनस P2V शुड बी इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस mg Z2 माइनस Z1, है ना। तो 1 वाले को एक तरफ ले जाओ और 2 वाले को एक तरफ ले आओगे तो तुमको दिखेगा P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच शुड बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। सब में मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा तो देखो क्या आ जाएगा सर, ये बेसिकली आ जाएगा। देखो मैं इसको इसके सम के बराबर कर दो, इसको क्या कर दो सम के बराबर कर दो। देखो कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं, P1V माइनस P2V शुड बी इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस mg z2 माइनस z1, ठीक है। चलो क्या करो, इसको 1 वाले के इधर लेकर ले आओ, P1V प्लस हाफ m v1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा mg z1 शुड बी इक्वल टू P2V प्लस हाफ m v2 स्क्वायर प्लस mg z2, ठीक है। अब दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ बच्चों, वॉल्यूम से डिवाइड कर देता हूँ, दोनों तरफ वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो देखो P1 हो जाएगा ये प्लस हाफ मास बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा रो v1 स्क्वायर प्लस मास बाई वॉल्यूम रो g z1 शुड बी इक्वल टू P2 प्लस हाफ मास बाई वॉल्यूम रो v2 स्क्वायर प्लस मास बाई वॉल्यूम रो g z2, ठीक है। तो यहां से देख सकते हो क्या आ गया, P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो g z1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो g z2 आ गया। अर्थात ये जो है बच्चों क्या होता है कांस्टेंट होता है, राइट। यानी कि P प्लस हाफ रो b स्क्वायर प्लस रो g शुड बी कांस्टेंट, समझ गए, क्लियर है। या फिर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, या फिर रो g से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी इक्वेशन याद रखना, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और ये ग्रेविटी हेड हो जाता है, ठीक है, समझ गए। चलो आगे चला जाए तो भैया आप लोग देख सकते हैं जो बर्नौली प्रिंसिपल वो किस पे आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आधारित है, जिसका फॉर्मूला ये हो जाता है। आगे चलते हैं हम लोग बात करते हैं बच्चों डायनामिक लिफ्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डायनामिक लिफ्ट की बात करते हैं। तो बर्नौली के प्रिंसिपल पे आधारित है कुछ एप्लीकेशन, जैसे कि डायनामिक लिफ्ट, है ना। जैसे ये हवाई जहाज है बच्चों, हवाई जहाज की जरा ध्यान से देखा जाए तो डायनामिक लिफ्ट क्या होता है, इज द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी सच एज एयरप्लेन, विंग, हाइड्रोफॉइल या फिर स्पिनिंग बॉल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन थ्रू अ फ्लूइड, राइट। तो क्या होता है बच्चों डायनामिक लिफ्ट मतलब क्या होता है, उस बॉडी के मोशन के वजह से इसके ऊपर एक ऊपर की ओर अपलिफ्ट फोर्स लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो उड़ जाता है। जैसे कि बच्चों अगर इस शेप की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो नीचे वाले शेप में क्या होता है बच्चों, जो एयर होता है वो स्लोली मूव करता है। एयर अगर स्लोली मूव करेगा तो फॉर्मूला देखो यहाँ, अगर बच्चों ये v कम हो गया, अगर ये स्पीड कम हो गया तो भैया इसको क्या होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा, तभी तो जाकर ये कांस्टेंट होगा। तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे बर्नौली के प्रिंसिपल से हम लोग कह सकते हैं अगर स्पीड कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। और ऊपर की ओर बच्चों, ऊपर के क्या होता है, ऊपर हवा तेजी से बहेगा, राइट। ऊपर अगर हवा तेजी से बहेगा तो प्रेशर कम होगा। तो भैया नीचे हाई प्रेशर ऊपर कम प्रेशर, तो हाई से कम प्रेशर की ओर क्या लगेगा, एक लिफ्ट लगेगा, एक फोर्स लगता है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं डायनामिक लिफ्ट कहते हैं। समझ में आ गया, दिस इज अवर डायनामिक लिफ्ट, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो उसी प्रकार से बच्चों अपने पास है मैग्नस इफेक्ट, है ना। जो बॉल को हम लोग स्पिन कराते हैं, स्विंग कराते हैं, हवा में जो स्विंग होता है वो भी सेम कंडीशन है बच्चों। नीचे क्या होता है, नीचे की ओर जो स्पीड होता है बच्चों कम होता है, नीचे की ओर स्पीड क्या होता है v माइनस ओमेगा आर होता है, और ऊपर की ओर स्पीड होता है बच्चों v प्लस ओमेगा आर होता है, राइट। ऊपर स्पीड ज्यादा यानी प्रेशर क्या है कम है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर यानी ऊपर की ओर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बॉल उड़ जाता है, जंप कर जाता है, राइट। तो द डिफरेंस इन द वेलोसिटीज ऑफ एयर रिजल्ट इन द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर फेसेस एंड देयर इज अ नेट अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉल, जिसकी वजह से बॉल पे एक नेट अपवर्ड फोर्स लगता है। द डायनामिक लिफ्ट ड्यू टू द स्पिनिंग इज कॉल्ड द मैग्नस इफेक्ट, और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मैग्नस इफेक्ट कहते हैं। और जितना बड़ा इसका डायमीटर होगा उतना ही ज्यादा आपको फोर्स देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं टॉरिशेली थ्योरम की। टॉरिशेली थ्योरम की अगर बात कर लिया जाए तो टॉरिशेली थ्योरम जो होता है वो क्या कहता है सर, ये कहता है कि एक बर्तन में अगर एक होल कर दिया जाए तो जो पानी निकलेगा उसका स्पीड कितना होगा, है ना। द स्पीड ऑफ लिक्विड कमिंग आउट थ्रू अ होल at depth h below the free surface is same as that acquired by the liquid particles if they fall freely through the height h। सिंपल सा बात ये है कि ये कहता है बच्चों ये कि अगर एक h ऊंचाई से एक सिंपली पार्टिकल को ड्रॉप कीजिए तो यहाँ पे स्पीड कितना होता है, √2gh होता है, राइट। तो सेम ये भी ये कहता है बच्चों, टॉरिशेली भी कहता है कि
आप वाटर को अगर आप एक होल h डिस्टेंस पे h गहराई पे एक होल कर दीजिए, यहां से वाटर को निकालिए, तो यहां से जो स्पीड होगा वाटर का वो भी कितना होता है, √2gh ही होता है ना। तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स यानी कि जो पानी बाहर आ रहा है उसका जो स्पीड होने वाला है √2gh ही होगा, सेम एज अ पार्टिकल को आप h ऊंचाई से ड्रॉप करते हैं तब। इसको आप लोग डिराइव कर सकते हैं, इसको आप सभी लोग डिराइव कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगा करके, है ना। कैसे डिराइव कर सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पे इसको ऐसे डिराइव किया जा सकता है कि पहली बात तो ये देख लो, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी समझना कि भैया यहाँ पे जो a इंटू वी है ना, शुड बी इक्वल टू यहाँ का स्पीड इंटू एरिया, राइट। तो वहां की बात कीजिए बच्चों, जो टॉप सरफेस है वहां का एरिया तो बहुत ज्यादा है, वहां का एरिया क्या है, बहुत ज्यादा है। तो वहां का एरिया अगर बहुत ज्यादा है a0 v0 बाई a, है ना, तो यहाँ का अगर एरिया बहुत ज्यादा है तो इसका स्पीड क्या होगा, मतलब यहाँ का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, 0 होगा, है ना। यानी कि जो पानी नीचे धीरे धीरे जो नीचे इसका लेवल जो गिरेगा उसकी स्पीड जो होगी वो बहुत कम होती है। इसको आप लोग डिराइव कीजिए बर्नौली थ्योरम लगा करके, यहाँ का टोटल प्रेशर शुड बी इक्वल टू द टोटल प्रेशर एट पॉइंट O, P ATM प्लस ρgh प्लस हाफ रो VA स्क्वायर एट पॉइंट A शुड बी इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस यहाँ का ये कितना हो जाएगा, क्योंकि इसी को मैं बेस मान रहा हूं तो इसका इसी से ऊंचाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ये 0 प्लस हाफ रो V0 स्क्वायर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों पे कट जाएगा, तो यहाँ सॉल्व कर दोगे तो V0 इज इक्वल टू आ जाएगा √2gh, राइट। तो याद रखिएगा, याद रखना कि भैया h गहराई पर पानी एक होल है, उस होल से जो पानी निकल रहा है उस पानी का स्पीड कितना होगा, तो √2gh के बराबर होगा, समझ गए। चलिए अगर आपसे यार ये पूछता है बच्चों कि कितना टाइम लगेगा पानी को, है ना, यूजिंग मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना, तो क्या कह रहा है बच्चों आप सभी को, कितना टाइम लगेगा इसको यहां से जमीन पे पहुंचने के लिए, कितना टाइम लगेगा। तो भैया ये गहराई कितनी है, h माइनस h, गहराई कितना हो जाएगा, h माइनस h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, यहां से निकाल लीजिए टाइम 2 √h माइनस h। भाई जी इसको भी याद रखना, अगर आपसे रेंज पूछे कि भैया ये कितनी दूरी पर जाकर गिरेगा, तो वो भी निकाल सकते हैं। रेंज जो हो जाएगा v0 इंटू t हो जाएगा, v0 इतना हो गया, टाइम इतना हो गया, सॉल्व कर दो तो आ जाएगा √4h कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई अपना क्या, दिस विल बी द रेंज की कितनी दूरी पर जा गिरेगा, कितना टाइम के बाद जाकर गिरेगा और कितनी स्पीड से जाकर गिरेगा, सब कुछ हमने निकाल दिया है। मजा आ गया, चलो आगे चला जाए भाई, चलो भाई। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लिक्विड फ्रॉम ओरिफिस मतलब होता है छोटा सा छेद, छोटे छेद के लिए हमने देखा कि जो स्पीड रहने वाली √2gh रहने वाला है, कितना टाइम में जाकर गिरेगा, तो क्या हो जाएगा √2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाई g हो जाएगा, और कितनी दूरी पे जा गिरेगा तो √4 स्मॉल h कैपिटल H माइनस स्मॉल h हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। चलो अब आते हैं हम लोग रेनॉल्ड नंबर पे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अपना रेनॉल्ड नंबर एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसकी मदद से हम लोग लिक्विड को क्लासिफाई कर पाते हैं बच्चों कि जो फ्लो है वो लेमिनर फ्लो चल रहा है या फिर टर्बुलेंट फ्लो चल रहा है, राइट। तो डायमेंशनलेस पैरामीटर होता है बच्चों जिसका वैल्यू जो है हमें आइडिया देता है कि जो फ्लो है वो टर्बुलेंट है या फिर लेमिनार है, मतलब स्ट्रीमलाइन है। तो याद रखिएगा अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम है, 2000 या 2000 से कम है रेनॉल्ड नंबर, तो स्ट्रीमलाइन या फिर लेमिनार फ्लो होता है। और अगर रेनॉल्ड नंबर 4000 से ज्यादा है तो इसका मतलब होता है टर्बुलेंट फ्लो, और 2000 और 4000 के बीच में तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन फेज में, मतलब लेमिनार जो है टर्बुलेंट की ओर चेंज हो रहा है। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए तो इस पे हम लोग आगे चलते हैं बच्चों, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स की। किसकी बात करते हैं हम लोग, फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स की बात करते हैं। तो वेलोसिटी इज द मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड फ्लो। तो फ्रिक्शन जो होता है बच्चों फ्लूइड के फ्लो में वो क्या किससे मेजर किया जाता है, तो विस्कोसिटी से मेजर किया जाता है ना। इट डिस्क्राइब द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द मूविंग फ्लूइड, क्योंकि जो फ्लूइड मूव हो रहा है बच्चों इसमें कई सारे लेयर होते हैं, तो उन लेयर्स के बीच में एक दूसरे के ऊपर जो लेयर्स है उस लेयर्स के बीच में कितना फ्रिक्शन है, राइट। जिस फ्रिक्शन की वजह से अगले लेयर को वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, राइट। समझ में आ रहा है। जो शहद की बात कर ली चाहे वाटर की बात की, शहद में जो है बच्चों दो लेयर के बीच में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ड्यू टू विस्कोसिटी द वेलोसिटी ऑफ ईच लेयर फ्लूइड वेरीज, और जिसके विस्कोसिटी की वजह से क्या होता है, हर लेयर का जो वेलोसिटी होता है बच्चों, हर लेयर की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। क्लियर है, ठीक है। तो यहां पे जरा ध्यान से देखिए, यहां पे आप सभी लोग ध्यान से देख सकते हो, विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड टू फ्लो। तो विस्कोसिटी का लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द रेजिस्टेंस फॉर द फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड फ्लो के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वही होता है अपने पास विस्कोसिटी, ठीक है। जैसे कि बच्चों अगर आप सभी लोग मान लीजिए कि हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर अगर आप बच्चों टेंजेंशियली एक फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, और इसमें आ जाएगा एक शियर स्ट्रेन। क्या आ जाएगा बच्चों, शियर स्ट्रेन आ जाएगा। समझ में आ रहा है। पहले तो ऐसे रहा होगा, पहले ये सीधा रहा होगा, राइट, लेकिन आपने इसको फोर्स लगाकर, टेंजेंशियली फोर्स लगा करके, शियर स्ट्रेस लगा करके आपने क्या लगा दिया, इसको थोड़ा सा डिफॉर्म कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे सिमिलरली सेम कंडीशन होता है। यहाँ पे कहाँ
किसके किसके लिए? तो यहाँ सर सेम कंडीशन होता है अपने पास लिक्विड के फ्लो के लिए। शुरुआत में जो भी वाटर का जो बॉटम जो पार्टिकल है, जो बॉटम लेयर, उसकी कोई भी स्पीड नहीं होती है। और जैसे जैसे ऊपर चलते जाते हैं आप सभी लोग देख सकते हैं, है ना, हर एक लेयर की बच्चों जो स्पीड है, हर एक लेयर की जो स्पीड है वो क्या है? अलग अलग है। क्यों सर? क्योंकि विस्कोसिटी सर अलग अलग है। ठीक है, जो सबसे टॉप लेयर है, जो सबसे ज्यादा जो टॉप लेयर है बच्चों, उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। जो नीचे की ओर जो लेयर होता है उसकी स्पीड सबसे कम होती है, क्योंकि इन सभी का वेट इसके ऊपर लगता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहीं से आता है बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये बोलता है कि सर इन लेयर्स के बीच जो शियर स्ट्रेस लग रहा है, क्या लग रहा है? इन लेयर्स के बीच जो शियर स्ट्रेस लग रहा है, वो शियर स्ट्रेस जो होता है सर, वो शियर स्ट्रेस होता है डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई, यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। राइट, मतलब जिस हिसाब से इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना। दो लेयर की बात कीजिए, यहाँ की स्पीड u2 है, यहाँ की स्पीड u1 है, और इनका बीच का डिस्टेंस बच्चों डेल्टा वाई, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना हो जाएगा? डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा वाई हो जाएगा, या फिर du अपॉन में dy हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जो शियर स्ट्रेस लग रहा है लेयर्स के बीच में, जो शियर स्ट्रेस है, यानी कि जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है ना, फ्रिक्शन की वजह से जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, वो कितना होता है सर? ये फोर्स जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है du अपॉन में dy के। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाएं, हटा देंगे, जो शियर स्ट्रेस निकल के आता है बच्चों होता है माइनस म्यू इंटू डी अपॉन में डी वाई। क्या होता है? माइनस म्यू इंटू डी अपॉन में डी वाई होता है। या फिर शियर स्ट्रेस को आप सभी लोग लिख सकते हैं बच्चों फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा F इज इक्वल टू म्यू ए डी यू बाई डी वाई, जहां म्यू क्या होता है? म्यू होता है बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो म्यू को हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस एफ डी वाई अपॉन में ए इंटू डी यू। राइट, यहां से आप सभी लोग इसका यूनिट निकाल सकते हैं। इसका यूनिट आता है बच्चों न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। विस्कोसिटी का यूनिट कितना होता है? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अगर सीजीएस में बात करेंगे तो सीजीएस में होता है बच्चों पॉइज। सीजीएस में क्या होता है? पॉइज होता है। ठीक है, और एक पॉइज इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। तो एक पॉइज इज इक्वल टू 1/10 या फिर 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। तो पॉइज है कहां, कौन सा यूनिट? सीजीएस यूनिट है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया बात? क्लियर भाई? आगे चला जाए। तो ये था बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये बोलता है कि दो लेयर्स के बीच में जो शियर स्ट्रेस लग रहा है, यानी कि जो रेजिस्टेंस है, वो जो है रेजिस्टेंस जो लग रहा है बच्चों, वो क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। आगे बात करते हैं हम लोग स्टोक्स लॉ की। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट बच्चों स्टोक्स लॉ। ये क्या कहता है सर? स्टोक्स लॉ ये कहता है कि ड्रैग फोर्स ऑन अ स्फीयर मूविंग थ्रू अ फ्लूइड। राइट, तो एक स्फीयर है, स्फीयर की बात करता है, केवल और केवल स्फीयर की बात करेगा ये स्टोक्स लॉ। तो जब ये एक जो स्फीयर है एक वाटर में या फिर जब एक लिक्विड में गिरता है तो उसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स लगता है उसके बारे में बताता है। ठीक है, जरा देखो ये जो बॉल है बच्चों, ये बॉल इसके नीचे मतलब इसमें गिर रहा है, कॉन्टिन्यूअस रूप से लगातार गिर रहा है, तो इसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स ऊपर क्यों लग रहा है उसके बारे में बताता है स्टोक्स लॉ। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला? स्टोक्स ने ये बोला कि जो इसके ऊपर इस लिक्विड ड्रॉप इस जो पार्टिकल है सर, स्फेरिकल जो पार्टिकल है, इसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स लग रहा है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके? सर प्रोपोर्शनल होगा विस्कोसिटी के। क्या होगा? विस्कोसिटी के क्या होता है भाई? प्रोपोर्शनल होता है। शेप एंड साइज के प्रोपोर्शनल होता है और वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। और सभी को मिला देने पर उन्होंने देखा कि जो फोर्स निकल के आता है, ड्रैग फोर्स जो निकल के आता है, इसका वैल्यू होता है बच्चों 6 पाई म्यू आरवी। 6 पाई म्यू आरवी, ये फॉर्मूला याद कर लेना, स्टोक्स लॉ का ये फॉर्मूला याद कर लेना, F इज इक्वल टू 6 पाई म्यू आरवी। ठीक है, चलो अब इसी में आता है बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है भाई? कि द कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड by an object falling in a viscous medium is called the terminal velocity, right? तो जब एक बॉडी है ना, एक इनफाइनाइट एक्सपेंस वाले, इनफाइनाइट डेप्थ वाले लिक्विड में जब गिरता है, जब एक स्फेरिकल बॉडी, तो शुरुआत में तो उसकी स्पीड चेंज होती है, लेकिन लास्ट तक जाते जाते बाद में क्या हो जाता है बच्चों? उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, मतलब बिल्कुल एकदम कांस्टेंट स्पीड से नीचे की ओर वो गिरता है बॉल, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? टर्मिनल वेलोसिटी। जिसको क्या कहते हैं हम लोग? टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो देखो बच्चों, जो भी अगर बॉल नीचे गिर रहा है तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहा है? तो सर नीचे की ओर लग रहा है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर की ओर लगेगा सर बॉयंट फोर्स, और ऊपर की ओर लग रहा है सर ड्रैग फोर्स। ठीक है, तो जो ग्रेविटी फोर्स होगा वो दोनों फोर्स के समेशन के बराबर होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो भैया बराबर कर दीजिए, ग्रेविटी फोर्स को बॉयंट प्लस ड्रैग फोर्स के बराबर कर दो, सॉल्व कर दोगे तो यहाँ टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। 2 रो माइनस सिग्मा आर स्क्वायर जी अपॉन में 9 म्यू, 2/9 सिग्मा माइनस रो आर स्क्वायर जी अपॉन में म्यू, याद रख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये टर्मिनल वेलोसिटी का। ठीक है, याद कर लेना। चलो आगे चला जाए। तो याद रखना कि जो भी रेन ड्रॉप बच्चों धरती पे गिरता है, गिरने से पहले जो उसकी वेलोसिटी होती है वो टर्मिनल वेलोसिटी से गिरता है। किससे गिरता है भाई? टर्मिनल वेलोसिटी से गिरता है। राइट,
अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है अपना सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन समझने से पहले अपने को थोड़ा सा कोहेसिव और adhesive फोर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है बच्चों? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर के डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसको हम लोग बोलेंगे कोहेसिव फोर्स, राइट। क्या बच्चों? कोहेसिव फोर्स मतलब सेम टाइप के पार्टिकल है, राइट, लेकिन दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल, ये देखो ये येलो हो गया व्हाइट, येलो और व्हाइट के बीच अगर फोर्स लग रहा है, यानी दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल के बीच अगर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसको हम लोग कहते हैं क्या? एडहेसिव फोर्स कहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो किसमें सबसे ज्यादा फोर्स एडहेसिव होता है बच्चों? तो कोहेसिव या एडहेसिव फोर्स किसमें सबसे ज्यादा होता है? तो सर सॉलिड में सबसे ज्यादा, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में होता है। तो सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स होता है कोहेसिव, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में होता है। नाउ विल टॉक अबाउट सरफेस टेंशन। व्हाट इज सरफेस टेंशन? व्हाट इज सरफेस टेंशन? तो बच्चों सरफेस टेंशन लिक्विड के सरफेस का वह प्रॉपर्टी होता है, लिक्विड का वह प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से वो ट्राई करता है अपने सरफेस एरिया को क्या करने का? सिकुड़ने का मतलब ट्राई करता है, मतलब वो ट्राई करता है कि मेरा सरफेस एरिया जितना कम हो उतना सही रहेगा, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा उसके एनर्जी का लॉस होगा, है ना भाई। तो वो चाहता है कि भैया, वो चाहता है सरफेस टेंशन की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से सारे के सारे लिक्विड अपने एरिया को क्रंच करना चाहते हैं, ठीक है, श्रिंक करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग, और एक जो फोर्स होता है बच्चों, ये फोर्स जो होता है ये क्या होता है? एक जो फोर्स होता है ये फोर्स टेंजेंशियल फोर्स होता है ना। मतलब ऐसा मत समझ लेना कि जैसे ये फोर्स ऊपर या नीचे क्यों लग रहा है, उसको हमने बात कर लिया प्रेशर में, राइट। अभी जो फोर्स लग रहा है वो सरफेस पे ऐसे, जैसे वाटर रखा हुआ है तो वाटर पे जो ऐसे ऐसे जो फोर्स लग रहा है, ऐसे ऐसे जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग कहते हैं क्या? या सरफेस टेंशन कहते हैं, राइट। तो ये क्या होता है बच्चों? देखो जरा, ये एक सब बिंदु देखो जरा, ये लिक्विड का सरफेस रखा हुआ है, तो लिक्विड के सरफेस पे अगर हमने रख दिया है क्या? एक मान लो कि एक स्टिक रख दिया, तो इस स्टिक पे जो दोनों तरफ जो फोर्स लग रहा है, टेंजेंशियल फोर्स जो लग रहा है ना, इस फोर्स को हम लोग कहते हैं बच्चों, फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं, राइट। तो टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड टेंडिंग टू कॉन्ट्रैक्ट द एरिया इज कॉल्ड द दिस सरफेस टेंशन। ठीक है, तो क्या करता है? एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये होता है जो प्रॉपर्टी, जो सरफेस टेंशन होता है बच्चों, फोर्स अपॉन लेंथ होता है, यानी न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट होता है। ये जो प्रॉपर्टी होता है ये इंटरफेस की प्रॉपर्टी होता है, केवल सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, अंदर की कोई प्रॉपर्टी नहीं होता। ये इंडिपेंडेंट होता है एरिया का और लेंथ का, इंडिपेंडेंट होता है एरिया लेंथ का, स्केलर क्वांटिटी होता है, न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट होता है, ठीक है, या फिर डाइन पर सेंटीमीटर सीजीएस में होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ रहा है? चलो आगे, चलो भाई। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को क्या क्या चीजें प्रभाव करती हैं? तो सरफेस टेंशन को सबसे पहला बच्चों टेम्परेचर प्रभाव डालता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है? इंटरमोलिकुलर कोहेसिव फोर्स घट जाता है, राइट, क्योंकि वाइब्रेशन ज्यादा होगी तो जो फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन का वो घट जाएगा, जिसकी वजह से जो सरफेस टेंशन होता है वो भी क्या हो जाता है? घट जाता है, राइट। उसके बाद अगर आप बच्चों अशुद्धि मिलाते हैं, कुछ इंप्योरिटी मिलाते हैं, तो इंप्योरिटी दो टाइप का हो सकता है। अगर इंप्योरिटी बच्चों सोल्यूबल है यानी पूरी तरीके से अगर पूरी तरह से घुल गया तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसके सरफेस का जो सरफेस टेंशन हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, राइट। तो सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगा जब सॉल्युबल हो। जब सॉल्युबल नहीं होगा तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? इसका घट जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। दो चीजों पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे और किस पे डिपेंड कर रहा है? इंप्योरिटी पे। टेम्परेचर बढ़ाने पे सरफेस टेंशन घट जाएगा। अगर इंप्योरिटी सॉल्युबल है तो बढ़ जाएगा, इंप्योरिटी इनसॉल्युबल है तो घट जाएगा, राइट। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों सरफेस एनर्जी की, राइट। तो सरफेस एनर्जी क्या होता है सर? तो सरफेस एनर्जी सर ये होता है कि द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द बल्क ऑफ द लिक्विड एंड द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। मतलब कि ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड का कंप्लीट एनर्जी की बात कर लो, इस कंप्लीट लिक्विड का एनर्जी की बात कर लीजिए, माइनस इसके सरफेस पे जो एनर्जी है, उस एनर्जी का जो मतलब अंदर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस एनर्जी कहते हैं, राइट, ठीक है। तो जो सरफेस पे जो एनर्जी होता है बच्चों वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पूरे बल्क का एनर्जी, ठीक है। चलो, तो यहां पे देखो बच्चों, जो इंटरनल वर्क डन है, मान लीजिए एक इंटरनल वर्क डन है, इस पॉइंट को यहां से यहां तक लाने में जो इंटरनल वर्क डन होगा माइनस डेल्टा यू के बराबर होगा। ये जो हो जाएगा बच्चों माइनस यूएफ माइनस यूआई हो जाएगा, राइट। यूएफ मतलब फाइनल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल मतलब पूरे बल्क की एनर्जी माइनस सरफेस की एनर्जी। माइनस क्या करेंगे? सरफेस की एनर्जी कर दीजिए। यूआई क्या शुरुआत में कहां पे था? शुरुआत में वहां सरफेस पे था, तो सरफेस की एनर्जी माइनस हमने इसको यहां पे कर दिया। अब ये क्या है? पूरा बल्क लिक्विड की एनर्जी है, ठीक है। चलो, तो जो सरफेस की जो एनर्जी आ जाएगी बच्चों कितना हो जाएगा? ये सरफेस की एनर्जी जो हो जाएगा बच्चों, जो वर्क डन कितना हो जाएगा? फोर्स इंटरनल इंटू डी, है ना भाई। फोर्स इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? डी का, राइट। तो हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट प्लस ये क्या हो जाएगा?
बल्क। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं जो सरफेस एनर्जी होता है क्या होता है, बल्क से ज्यादा होता है, यानी कि लिक्विड ऑन द सरफेस पजेस मोर एनर्जी देन द बल्क। तो जो लिक्विड होता है, जो सरफेस पे जो लिक्विड होता है बच्चों, उसकी एनर्जी बल्क के एनर्जी से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, चलो नाउ विल टॉक अबाउट, यहां पे हम लोग बात करेंगे कि यहां पे हम लोग एक क्वेश्चन आता है कि सर हर एक चीज है ना, जो भी आप लोग पार्टिकल्स देखते हैं है ना, वो पार्टिकल जैसे कि आप लोग बात कर लीजिए लिक्विड ड्रॉप की बात कर लीजिए, जैसे आपने पत्तियों पे देखा होगा या फिर आपने लिक्विड ड्रॉप्स देखा होगा, राइट, या फिर आप ओस की बूंद देखते होंगे, तो सारे के सारे केवल लिक्विड शेप में क्यों आना चाहते हैं? तो सर लिक्विड शेप में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि हमने देखा है कि गिवन है ना, फॉर गिवन वॉल्यूम स्फीयर का जो स्फीयर हैज द मिनिमम सरफेस एरिया, एक गिवन वॉल्यूम के लिए स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो मिनिमम होता है, राइट। Hence any free water droplet tend to attain the shape of the sphere, क्योंकि मिनिमम सरफेस एरिया होगा तो मिनिमम लॉस ऑफ एनर्जी होगा। भाई देखो मिनिमम सरफेस एरिया मतलब कि उसका मिनिमम सरफेस एनर्जी होगा, सरफेस एनर्जी कम होगा तो भैया जो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, भाई जिसमें एनर्जी बिल्कुल ही नहीं हो, ज्यादा स्टेबल है, राइट। तो हर चीज दुनिया में स्टेबल होना चाहती है, इसीलिए हर चीज दुनिया की क्या होनी चाहती है, स्फेरिकल होना चाहती है, राइट, स्फेरिकल शेप लेना चाहती है। तो सरफेस टेंशन है ना, तो सरफेस टेंशन की बात कर ली जाए तो यहाँ पे ध्यान देखना, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है, सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी में रिलेशनशिप निकालना है। तो सरफेस टेंशन जो होता है बच्चों, सरफेस एनर्जी बाई एरिया होता है, सरफेस एनर्जी बाई एरिया होता है इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। कैसे, जैसे कि अपने पास एक शॉप बबल है भाई, है ना, ये है अपने पास एक, मान लो एक रॉड है, इस रॉड को बच्चों, इस रॉड की लेंथ कितनी है, इस रॉड की लेंथ है एल, ठीक है भाई, इस रॉड की लेंथ कितनी है, एल है। तो यहाँ पे बात रखना बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखना, जो इक्विलिब्रियम में बात करेंगे, इक्विलिब्रियम में अगर बात करो, अगर रॉड इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पे इस पे सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स F के बराबर होगा। याद रखना जो एयर बबल होता है बच्चों, उसमें दो लेयर्स होते हैं, एक इंटरनल लेयर एक बाहरी लेयर, मतलब दो लेयर होते हैं, किसके कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में होते हैं। तो हो जाएगा बच्चों दो, मतलब उसका सरफेस टेंशन आप सभी को डबल लेना पड़ेगा। तो 2T × L शुड बी इक्वल टू F, और वर्क डन निकाल लीजिए, वर्क डन निकाल लो भैया, इसको dx दूरी चलने में जो वर्क डन हो गया कितना हो गया सर, dw इज इक्वल टू 2TL × dx, राइट। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो T इज इक्वल टू आ जाएगा dw/dA। बेसिकली जो सरफेस टेंशन है ये क्या हो जाएगा, सरफेस एनर्जी बाई एरिया हो जाता है, याद रखना, ठीक है। बाकी ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि अपने को सेशन को खत्म भी करना है विद इन 1 आवर। चलो आगे हम बात करते हैं बच्चों, वर्क डन इन फॉर्मिंग लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप को बनाने में कितना वर्क डन होगा, तो देखो लिक्विड ड्रॉप को बनाने में मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूं, जो वर्क डन होता है बच्चों, है ना, शुरुआत का रेडियस है RI, बाद का रेडियस हो गया RF, तो जो वर्क डन होता है वो होता है बच्चों 4πT RF² माइनस RI²। क्या होता है, RF² माइनस RI²। अगर हम लोग सॉफ्ट बबल की बात करेंगे तो सॉफ्ट बबल में बच्चों ये 8πT हो जाता है, क्योंकि सरफेस टेंशन डबल हो जाता है। क्यों सर, क्योंकि दो अपने पास एरिया हो जाता है। एरिया देखो, जो सॉफ्ट बबल में दो एरिया एयर के कांटेक्ट में होता है, एक अंदर भी एयर होता है और बाहर भी एयर होता है ना, तो अपने पास दो सरफेस एरिया आ जाता है, इसलिए हम लोग 8πr² करने वाले हैं ये, ठीक है। चलो अगर अगला है बच्चों, अगर एक लिक्विड बड़ा सा लिक्विड ड्रॉप को अगर हम लोग छोटे छोटे लिक्विड ड्रॉप में ब्रेक कर देते हैं तो अपने पास कितना जो वर्क डन होता है, तो दिस वर्क डन इज इक्वल टू T × 4π² N⁻⁴ - 1/3 होता है। मतलब कितना वर्क डन जो होगा इसको ब्रेक करने में, दैट विल बी सर दिस मच हो जाएगा, राइट, जो कि आप सभी को लोग वॉल्यूम कंजर्वेशन से इसको लगा सकते हैं। dw इज इक्वल टू T × 4π² N⁻⁴ - 1/3 और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है। आपको बोलेगा कि एक पार्टिकल को तोड़ करके हमने 27 पार्टिकल में ब्रेक कर दिया, कितना एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो भैया इसको कर लेना, समझ गए। चलो एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप में एक्सेस प्रेशर कितना होता है, मतलब बाहर का प्रेशर माइनस अंदर का प्रेशर इज इक्वल टू ΔP होता है। तो कितना प्रेशर होता है बच्चों, तो लिक्विड ड्रॉप में याद रखिएगा प्रेशर होता है 2T/R, ठीक है। डिटेल में नहीं जाएंगे, टाइम नहीं है, याद रखिएगा कितना होता है प्रेशर, 2T/R होता है, एक्सेस प्रेशर इज 2T/R। अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों सॉफ्ट बबल में, तो सॉफ्ट बबल में बच्चों होता है 4T/R, क्योंकि दो सरफेस होता है, कितना होता है 4T/R होता है। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट की, राइट। तो लिक्विड ड्रॉप में 2T/R और सॉफ्ट बबल में 4T/R, याद रखना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों एंगल ऑफ कांटेक्ट की, जिसके मदद से हम लोग पढ़ेंगे क्या, अभी कैपिलरी के बारे में पढ़ेंगे। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है बच्चों, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट प्लेन्स एट द सॉलिड सरफेस एंड द लिक्विड सरफेस एट द कांटेक्ट, ठीक है। तो सॉलिड सरफेस और लिक्विड सरफेस के बीच का जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, राइट। जैसे कि टैप वाटर है, अगर वाटर रहेगा तो इसके लिए जो एंगल होता है बच्चों ग्लास के साथ एंगल θ इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है, यानी कि इस कंडीशन में कॉन्केव मेनिस्कस बनता है, यानी थीटा जब 90 डिग्री से कम रहेगा तो कॉन्केव मेनिस्कस, और जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों फ्लैट मेनिस्कस। किसके लिए रहता है ये फ्लैट मेनिस्कस, बिल्कुल सिल्वर के लिए। सिल्वर के लिए जो एंगल बनता है बच्चों वो 90 डिग्री होता है, और पारा के लिए जो एंगल होता है ये 90 डिग्री से ज्यादा होता है, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मेनिस्कस, ठीक है। चलो राइट, अब हम लोग बात करते हैं कि
पत्तियों में जो पानी जो होता है बच्चों, ये पानी जो है, पानी पत्तियों तक कैसे पहुंच पाता है भोजन बनने के लिए, या फिर स्ट्रॉ डालने पर ये जो जूस है बच्चों यहाँ तक कैसे चल जाता है, ये जूस यहाँ तक कैसे पहुंच गया, राइट। या फिर जो नीब पेन है, इसमें जो नीब में यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे कैसे, मतलब कि नीब को अगर आप लोग जो वो होता है क्या, इंक होता है, उसमें डालोगे तो कैसे चढ़ने लगता है इंक उसके अंदर, ठीक है। तो ये सब पूरी घटना को आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिलरिटी। किसके कॉन्सेप्ट से बच्चों? कैपिलरिटी। कैपिलरिटी क्या होता है भाई? तो कैपिलरिटी इज अ फेनोमेना इन विच लिक्विड स्पॉन्टेनियसली राइजेज और फॉल्स इन अ नैरो स्पेस सच ए थिन ट्यूब और इन वाइड्स ऑफ द पोरस मटेरियल्स, राइट। तो कैपिलरिटी एक ऐसी घटना होती है जिसमें क्या होता है बच्चों, एक थिन ट्यूब, एक पतले ट्यूब में जो वाटर होता है या तो ऊपर की ओर चल जाता है या फिर नीचे की ओर आ जाता है। इस घटना को लोग कैपिलरिटी कहते हैं। और ये ऐसा होता है कि द राइज एंड फॉल डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ कोहेजन एंड द एडहेशन ऑफ द लिक्विड टू द वॉल्स ऑफ द ट्यूब। और पानी या फिर लिक्विड इसमें अंदर चढ़ेगा कि पानी इसके अंदर चला जाएगा, वो डिपेंड करता है कि भैया जो कोहेसिव फोर्स है या फिर जो एडहेसिव फोर्स है इनके बीच में वो कितना है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कैपिलरिटी के फॉर्मूला कि भैया कितना राइज हो रहा है, राइज कितना होता है ना। एक लिक्विड जैसे वाटर ही मान लो या फिर कोई भी लिक्विड मान लो, उसके अंदर आपने एक ट्यूब डाला जिसमें वाटर का कितना राइज होता है, तो वाटर का राइज के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, H = 2T/R ρg। 2T/R ρg, T जो है सरफेस टेंशन है उसका लिक्विड का, R जो है बच्चों इसका ट्यूब का रेडियस है, रो मतलब डेंसिटी है इसका, और G हो गया, तो 2T/R ρg होता है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, अगर अपने पास बच्चों क्या है, अगर अपने पास थीटा जो है, थीटा अगर 90 डिग्री से कम है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि इस कंडीशन में पानी ऊपर की ओर चढ़ेगा, इस कंडीशन में पानी ऊपर की ओर चढ़ेगा, राइट। अगर अपने पास थीटा = 90 डिग्री बन रहा है, अगर थीटा = 90 डिग्री तो कॉस थीटा कितना? 0। कॉस थीटा 0 तो H हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस कंडीशन में लिक्विड ना ही चढ़ेगा और ना ही उतरेगा। और अगर पारा की बात कर लिया जाए बच्चों, है ना, पारा कंडीशन में क्या होता है, थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होता है, तो इस कंडीशन में कॉस थीटा जो होगा वो क्या होता है? निगेटिव होता है। कॉस थीटा निगेटिव मतलब H जो हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, और जो है पारा देख सकते हो बच्चों, इसमें जो लिक्विड ड्रॉप होगा, मतलब ये जो पारा होगा वो नीचे की ओर चला जाएगा, राइट, जिसमें हो जाता है डिसेंड हो जाता है। तो फॉर्मूला H = 2T/R ρg से यहाँ से आप लोग कंक्लूड कर सकते हैं भाई, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो यहां से बच्चों हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट को कंक्लूड कर देते हैं। हमने क्या क्या सीखा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है बच्चों -μ/du/dy होता है, स्टोक्स लॉ का फार्मूला होता है 6πμ/r होता है, टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला ये होता है। उसके बाद सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, सरफेस टेंशन = सरफेस एनर्जी बाय एरिया होता है, और फाइनली हमने कैपिलरी राइज को पढ़ लिया, H = 2T/R ρg होता है। तो ये था बच्चों आज का हमारा कंप्लीट चैप्टर का डिस्कशन, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। उम्मीद करता हूं आप सभी को मजा आया होगा, ठीक है भाई। थोड़ा सा स्पीड फास्ट था, थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट को हमने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि अपने को 1 घंटे के अंदर मतलब चैप्टर को फिनिश करना था। तो कोई बात नहीं, एक तरीके से रिवीजन में आप सभी लोग इसको समझ लीजिएगा। और क्योंकि आप सभी को क्या करना है, फार्मूला जितने भी मैंने बताया सारे के सारे फार्मूला को याद कर लेना, और इस तरीके के सेशन के लिए क्या करना है भाई, चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, बस इतना काम कर दो, बाकी काम तो हम लोग कर ही रहे हैं, ठीक है भाई। और जिन्होंने वीडियो को लास्ट तक देखा है सो थैंक यू वेरी मच। इस तरीके से वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, शेयर करते रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें बच्चों लोग, ठीक है, चलो।